अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमें बहुत से लोग कहानी भेजते हैं, लेकिन आज हम जिन साहब की कहानी आपसे शेयर कर रहे हैं, इनका ताल्लुक पुलिस के महकमे से है। हम फर्जी नामों से ये कहानी आपसे शेयर कर रहे हैं। कहानी बहुत दिलचस्प है। आइए इंस्पेक्टर फैजान की कहानी उन्हीं की जबानी सुनते हैं। मैं इंस्पेक्टर फैजान हूं। उन दिनों मेरी तैनाती कराची में थी। मैं महकमा पुलिस में गुज़िश्ता कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहा हूं। मैंने इस नौकरी में बहुत अजीब अजीब केस देखे, लेकिन एक ऐसा वाकया पेश आया जो समझ से बाला तर है। वो 2017 के सर्दियों के दिन थे। उस वक्त मैं फिरोजाबाद थाने का इंचार्ज था, जब हमें एक नौजवान की गुमशुदगी की इत्तला मिली। उसका नाम था अली हसन। उम्र थी 25 साल। उसके भाई ने थाने में आकर कहा, मेरा भाई परसों घर से निकला था मगर वापस नहीं आया। फोन भी बंद आ रहा है। आमतौर पर ऐसे केसेस में हम सबसे पहले करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछगछ करते हैं। मैंने सबसे पहले घर से अपनी तफ्तीश का आगाज किया। मुझे हर पहलू को देखना था। मैं उसी वक्त अपने साथ सब इंस्पेक्टर वहीद और कांस्टेबल बशीर को लेकर अली हसन के घर गया। जब मैं उसके घर में दाखिल हुआ, मैंने देखा अंदर जो लॉन था वो कुछ उजड़ा उजड़ा सा लग रहा था, बल्कि वहां की मिट्टी देखकर ऐसा लग रहा था वहां कुछ खुदाई की गई है। मैंने बशीर को इशारा किया, तुम यहां खड़े रहो और इस जगह का जायजा लो। पार्किंग की बड़ी जगह थी। दाएं तरफ सर्वेंट क्वार्टर था। घर में वालदा और उसकी छोटी बहन, एक बड़ा शादीशुदा भाई जमील अपनी बीवी के साथ रिहाइश पजीर था। एक कुल वक्ती मुलाजिम अब्दुल भी था। वालदा पिछले हफ्ते ही कनाडा से आई थी। वो वहां अपनी बहन के पास गई हुई थी। सब घर वालों से बारी बारी बात की, मुख्तलिफ सवालात किए। मैंने जब उसकी बहन से पूछा कि उसका रवैया कैसा था, क्या गायब होने से पहले कोई ऐसी बात हुई जो गैर मामूली हो, तो उसकी बहन ने मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। बाकी वालदा, भाई और भाभी के जवाबात तकरीबन एक जैसे थे। चाय पीकर मैंने जमील से कहा, हम अली हसन का कमरा देखना चाहते हैं। वो जुज़बुज़ तो हुआ, लेकिन फिर हमें अपने साथ ऊपरी मंजिल ले गया। कमरा मुनासिब तरीके से डेकोर था। कीमती फर्नीचर से आरास्ता इस कमरे की आराइश बता रही थी वो किस तबीयत का इंसान था। वहां जिस चीज ने मेरी तवज्जो खींची वो दीवार पे आवेजा 12 सिंगे का सर था, जो कि काफी बड़ा था। असली 12 सिंगे का वो सर, उसको देखकर मेरे दिल में कुछ अच्छे ख्याल नहीं आए। पुलिस की नौकरी में होने के बावजूद मैं एक नरम दिल इंसान था। और भी चीजें थी जो मुख्तलिफ जानवरों की खालों से बनी वहां आवेजा थी। वहां अलमारी में एक तरफ रखे शिकार के सामान से मुझे अंदाजा हुआ मौसूफ शिकार के काफी शौकीन थे। मैं बगैर कुछ बोले आधे घंटे तक उस कमरे की हर चीज का जायजा लेता रहा। मुझे वहां पर किताबों के रैक में एक ऐसी किताब दिख गई जिसने मुझे चौंका दिया। वो चूंकि पलट कर रखी गई थी, मैंने उसको ही उठाया। वो काले जादू को सीखने की किताब थी। मैंने उस किताब को सब इंस्पेक्टर को दिया कि ये हम साथ लेकर जाएंगे। उसके कमरे का जायजा लेते जब उस दीवार नुमा बड़े बड़े शीशों वाली खिड़कियों के पास पहुंचा, तो मैंने उसका पर्दा हटा दिया। मुझे दूसरी तरफ रात के अंधेरे में भी सामने ही हिल पार्क की पहाड़ी दिख गई, जिस पर हल्की हल्की रोशनी थी। दिन में यह बहुत वाज़े मंजर होता होगा,
फिल वक्त मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। यही सोचते हुए मेरी नजर उस खिड़की की रेलिंग पर पड़ी। मुझे एकदम झटका लगा। वहां थोड़ा सा खून गिरा हुआ था जो कि जम चुका था। मेरी सारी हिस्सियात अलर्ट हो गई। मैंने जब जमील से सवाल किया कि ये क्या है, तो उसके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। हमने उसके कमरे को सील किया। मैंने वहीद की जिम्मेदारी लगाई। यहां के फिंगरप्रिंट्स और ब्लड का टेस्ट का रिजल्ट मुझे हर हाल में कल तक चाहिए, और अली के नंबर की लोकेशन भी मालूम करने का कह दिया। बाहर निकलकर गाड़ी में बैठने के बाद मैंने बशीर को कहा, इनके मुलाजिम अब्दुल को गाड़ी में बिठा लो। यहां जमील ने थोड़ा टेढ़ापन दिखाया, लेकिन मैंने उसको डपट दिया। आप पुलिस को अपना काम करने दें, हम सिर्फ पूछगछ के लिए साथ ले जा रहे हैं। अब्दुल को साथ लेकर हम थाने पहुंचे। वो इब्तिदा में खामोश रहा, लेकिन जब मैंने सख्त लहजे में सवाल किए तो उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट नमूदार हुई। अब्दुल, तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे मालिक के भाई की गुमशुदगी हमारे लिए कितनी अहम है। अगर कोई बात जानते हो तो फौरन बता दो, वरना बाद में मुश्किल हो सकती है। उसने हिचकिचाते हुए कहा, साहब, अगर मैंने आपसे उसका नाम लिया तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी इस बात पर मैं और वहीद एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। बेटा, छोड़ेंगे तो हम भी नहीं, जो पता है सब उगल दो। चलो शाबाश। वहीद ने उसके कंधे पर थपकी दी। अब्दुल ने जो बताया उसने हमें उलझन में डाल दिया। उसका कहना था वो इस खानदान के साथ 2 साल से है। इस घर में पहले ऐसा कुछ नहीं था जो अब है। अब ऐसा क्या है? उसके जुमले से मुझे तजस्सुस हुआ। वो आगे झुककर सरगोशी के अंदाज में बोला, साहब जी, मामला थे वो वाले। उसका आंखें मटकाकर ऐसे सरगोशी में बोलना, वो ना जाने किस तरफ इशारा कर रहा था। मैंने वहीद को देखा। वो समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओए, ऐसे या वैसे जो भी मामलात हैं, साफ साफ बोलो। वहीद की झिड़की पर तो वो रट्टू तोते की तरह शुरू हो गया। साहब जी, यहां पर अच्छी चीजें नहीं रहती। मैंने गहरी सांस ली। उसका अंदाज अब भी वही था जिससे मुझे कोफ्त हो रही थी। तुम बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। उसका कहना था 6 माह से यहां रात को दरवाजे बंद होने और खुलने की आवाजें आ रही हैं। कभी कोई इसके क्वार्टर का दरवाजा बजा डालता है। जब वो दरवाजा खोलता तो कोई नहीं होता। उसने जमील को बोला तो उसका यही कहना था, परवाह ना करो। जब तुम परवाह नहीं करोगे तो ये चीजें खुद ही तंग करना छोड़ देंगी। और ऐसा ही हुआ। वो खुद भी निडर तबीयत था। चीजें कम जरूर हुई, लेकिन खत्म नहीं हुई। बकौल अब्दुल, मेरी पकाई हंडिया अक्सर आधी हो जाती। कभी ऐसा भी होता था कि मुझे जमील भाई की आवाज आती, अब्दुल जल्दी आओ। जब मैं भाग कर जाऊं तो वो कहते हैं मैंने तो नहीं बुलाया। इस घर में कुछ आ गया था। अब्दुल का कहना था मसला जब से शुरू हुआ जब अली भाई शिकार पर गए थे। वहां से आए तो कमरे में बंद हो गए। कई दिन कमरे से बाहर नहीं आए। घर वालों ने उनको डांटा डपटा। ये हाल हो गया था, खाना ना दो तो भूखे पड़े रहते, लेकिन कमरे से बाहर नहीं आते। उसने खुद कान लगाकर सुना। अली के कमरे से किसी की बातों की आवाज आती थी, हालांकि वहां कोई नहीं होता था। वो अजीब व गरीब हरकतें करने लग गए थे, और फिर जब कमरे से बाहर आते तो रोज शाम को गायब होने लगे और रात 10 बजे मट्टी में अटे घर लौटते। नहाना छोड़ दिया था। जूं जूं अली भाई अजीब हुए, घर में भी अजीब अजीब मामला शुरू हो गए।
बैठे बिठाए अजीब गंदी बू घर में फैल जाती। मैं किचन की सफाई करके हटता, कोई कचरा उल्टा देता। अली भाई की जो अम्मा थी वो उन दिनों पाकिस्तान से बाहर थी। एक और बात जो अब्दुल ने बताई वो बहुत चौंकाने और डराने वाली थी। उसका कहना था एक दिन उसको ऊपरी मंजिल से बहुत ज्यादा झगड़े की आवाज आई। मालिकों के मामलात थे, वो क्या कर सकता था, लेकिन जब आवाजें हद से बढ़ी, ऐसा लगने लगा मार कुटाई हो रही है, तो वो अंदर गया। जमील और उनकी बेगम तो लाउंज में टीवी देख रहे थे और छोटी बीबी खाना खा रही थी। सिर्फ अली भाई उनमें मौजूद नहीं थे। उसने जमील को बताया और उसको साथ लिए ऊपर गया तो वो तो अपने कमरे में भी नहीं थे। पता नहीं चल रहा था हुआ क्या है। जब ढूंढा गया तो वो छत पर मिल गए। अब्दुल का कहना था उनके हाथ में कुछ सामान था। वो हथियार था या कोई औजार, पता नहीं। जमील ने उसी वक्त अब्दुल को उसके क्वार्टर में भेज दिया। शायद वो ये नहीं चाहता था अब्दुल को कुछ पता लगे, लेकिन अब्दुल ने जाते जाते सुना जमील उन पर खफा हो रहा था। क्यों हमारा तमाशा बनाना चाहते हो? अब्दुल तो कह रहा था वो तय कर चुका था बेगम साहब के आते ही नौकरी छोड़ देगा, और पिछले हफ्ते ही तो वो आई थी। अब्दुल जाने की तैयारियों में ही था कि अली भाई गुम हो गए। अब्दुल की बातें सुनकर वहीद ने गहरी सांस ली, जबकि मैं सोच में पड़ गया। अली हसन का मिट्टी में अटा घर लौटना और कमरे में किसी गैर मरई हस्ती से सरगोशियां करना, ये सब किसी आम केस का हिस्सा नहीं लग रहा था। अब्दुल, क्या तुम्हें पता है कि वो शाम को कहां जाता था? मैंने संजीदगी से पूछा। नहीं साहब जी, एक दिन पहले रात को 2 बजे मेरी आंख खुली। मुझे लगा बाहर से कुछ आवाज आ रही है। मैंने दरवाजा खोलकर झांका तो अली भाई लॉन में कुछ खोद रहे थे। मुझे देख लिया और इतना जलाल था उनके चेहरे पर, मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद बस सुबह नाश्ते पर देखा और आखिरी बार शाम को बाहर जाते। ये मामला अब गुमशुदगी तक महदूद नहीं रहा था। यहां कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो समझ से बाहर था। मुझे वो मट्टी वाली बात अटक गई थी। हो सकता है वो हिल पार्क की पहाड़ी वाले हिस्से पर जाता हो। मैंने वहीं से कहा, इसको बाहर बिठाओ। अब्दुल घबरा गया। साहब जी, मुझे तो गांव जाना है। मैंने वहीद को आंख से इशारा किया। वहीद उसको समझाता हुआ बाहर ले गया कि जब तक केस हल नहीं हो जाता वो शहर नहीं छोड़ सकता। मैं जो सिरा ढूंढना चाह रहा था वो नहीं मिला। केस ठोस चीजों पर चलते हैं। अब्दुल की किसी बात में कोई ठोस बात नहीं थी। वैसे भी मोबाइल की मालूमात आने तक हम वेटिंग पर ही थे। उसके आने तक मैं वो किताब खोलकर देखने लगा। बहुत ही कोई अजीब व गरीब किताब थी जो मेरी समझ से तो बाहर थी। वहीं एक अच्छी खबर के साथ वापस आया। लोकेशन ट्रेस हो गई थी। मेरी तवक्का के मुताबिक लोकेशन हिल पार्क की ही थी। रात का वक्त था, बल्कि रात गहरी हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि सर्च ऑपरेशन अभी किया जाए। अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता। मैंने नफरी को साथ लिया। हमने अब्दुल को भी गाड़ी में डाल दिया। जमील को कॉल कर दी गई थी, वो भी आ गया। रात के वक्त हिल पार्क का सन्नाटा और यहां की झाड़ियां अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। सारी नफरी फैल गई। पार्क की रोशनियां मध्यम थी और जैसे ही हमने पुरानी झाड़ियों की तरफ कदम बढ़ाया, एक अजीब सी बू महसूस हुई, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ रहा हो। सर, ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान है, वहीद ने धीमी आवाज में कहा। खामोशी से आगे बढ़ो। मैंने इशारा किया। चंद ही कदमों के फासले पर
हमें जमीन पर कुछ अजीब व गरीब नक्शो निगार दिखाई दिए, जैसे किसी ने मिट्टी पर चाक से कुछ लिखने की कोशिश की हो। कुछ अल्फाज नामुकम्मल थे। हमारे कांस्टेबल ने दरख्त के पास टॉर्च डाली। जैसे ही रोशनी दरख्त के दरमियान पड़ी, हमें कुछ ऐसा नजर आया जिसने हमारी सांसें रोक दी। सामने दरख्त की जड़ों में अली हसन का जूता जुज़वी तौर पर मिट्टी में धंसा हुआ था और उसके साथ ही एक इंसानी हाथ, ऐसा लग रहा था वहां कोई गिरा हुआ है। वो ऐसी बल खाती जगह थी। हमारे जवान मुश्किल से वहां तक पहुंचे। सर, ये तो अली हसन हो सकता है, वहीद ने हड़बड़ाकर कहा। वाकई वो अली हसन था। अली हसन का बेजान जिस्म यहां से बरामद हुआ, मगर जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो उसके चेहरे पर मौजूद दहशत थी, जैसे उसने मरते वक्त इंतहाई खौफनाक मंजर देखा हो। अब यह कत्ल भी हो सकता था। जमील बहुत सदमे में था। उसको तसल्ली दी। हमने लाश को एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मगर मेरा दिमाग अब भी उलझा हुआ था। वो किताब, वो शिकार, वो खून के धब्बे और ये वीरान जगह, ये सब किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार था। उस रात घर को जाते हुए मैंने वही किताब उठा ली जो अली हसन के कमरे में मिली थी। अगली सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक पर गया तो मैंने वो किताब भी साथ ले ली। मुझे पता था पार्क में मेरे दोस्त फर्रुख जरूर मिलेंगे। वो इस किताब के बारे में कुछ आइडिया दे सकते हैं। फर्रुख एक माहिर रूहानियात थे। जब उन्होंने किताब के सफात पलटे तो उनकी आंखें फैल गई। उन्होंने बताया, इंस्पेक्टर साहब, ये कोई आम किताब नहीं, ये वधीका अमलियात है। ये किताब उन जादुई रसूमात से मुताल्लिक है जिनमें शिकार किए जानवर की रूहों को काबू करने की कोशिश की जाती है। अगर कोई रसूमात गलत की जाए तो शिकार करने वाला खुद शिकार बन सकता है। ये सुनते ही मुझे सब समझ में आ गया। अली हसन ने गलत चीजों से खेलना शुरू किया था। वो शिकार का शौकीन था, मगर शायद वो अपने किसी शिकार को काबू करना चाहता था और फिर वो खुद ही उस शिकार का हिस्सा बन गया। अगली सुबह मैंने जमील को दोबारा तलब किया। मैंने उसके सामने किताब रखी। जमील, क्या तुम्हें मालूम था कि तुम्हारा भाई ये सब कर रहा था? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हां, मगर मैंने उसे रोका था। अली ने जो आखिरी शिकार किया था वो कोई आम चीज नहीं था। वो एक मखसूस जगह का जानवर था जिसे वहां के लोग मुहाफिज मानते थे। उन्होंने अली को खबरदार भी किया था, मगर वो बाज ना आया। और जब उसने उस जानवर को मारा तो उस रात से ही सब कुछ बदल गया। वो पागल होने लगा था। वो कहता था कि कोई उसे बुला रहा है, कोई है जिसे वो देख नहीं सकता, मगर वो हर जगह मौजूद होता है। फिर अली उसको काबू करने के चक्कर में लग गया। मेरी खाला को कैंसर था, आखिरी स्टेज था। अम्मी कनाडा गई हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसको संभाल लूं, लेकिन मैं नाकाम हो गया। वो सच कह रहा था। ये शैतानी चक्कर ऐसे ही होते हैं, इनमें सिर्फ शर होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। मौत हरकत कल बंद होने की वजह से हुई थी। ये केस तो बंद हो गया, मगर मैं अब भी कभी कभी सोचता हूं, क्या अली हसन वाकई किसी नामालूम ताकत का शिकार हुआ था, या ये महज जहनी अजियत थी जो उसे मौत के दहाने तक ले आई, या फिर जो कुछ हुआ वो सब किसी बड़ी कहानी का सिर्फ एक बाब था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।